हेलो स्टूडेंट्स, आज काफी टाइम हो गया मिले हुए। ऑनलाइन क्लास लगभग मेरी 2 महीने चली थी और उसके बाद काफी गैप आ गया था। हम पढ़ रहे थे पिछली क्लास में सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठीय रसायन चैप्टर 5। क्लियर है? तो सरफेस केमिस्ट्री में मैंने तुम्हें कोलाइड जो टॉपिक था वो कंप्लीट करा दिया था। हम पढ़ रहे थे उत्प्रेरक कैटालिस्ट। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक बार, है ना। मैंने बताया था चैप्टर 5 में तुम्हें 3 टॉपिक पढ़ने हैं। पहला टॉपिक था अधिशोषण, ठीक है। सेकंड टॉपिक था हमारा उत्प्रेरक और तीसरा टॉपिक था हमारा कोलाइड, जिनमें से कोलाइड हमने कंप्लीट पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे उत्प्रेरक। क्या पढ़ेंगे? उत्प्रेरक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडसॉर्प्शन, इसको बोलते हैं कैटालिस्ट और इसको बोलेंगे कोलाइड। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे उत्प्रेरक कैटालिस्ट। ठीक है, उम्मीद करता हूं नाम सबने पहले सुन रखा होगा। 10th क्लास में पूरा डिटेल टॉपिक दे रखा है और 10th क्लास सबने पास कर रखी है। 10th क्लास में कैटालिस्ट तुमने अच्छे से पढ़ रखा है, कितने प्रकार के होते हैं, कितने फेजेस में होते हैं, ये सब पढ़ रखा है। तो मैं थोड़ा सा जनरली बता देता हूं कि कैटालिस्ट क्या होता है। ठीक है, देखिए उत्प्रेरक ठीक है स्टूडेंट्स, एक साइंटिस्ट था वर्जीलियस। ठीक है, उसने देखा कि अनेक रासायनिक अभिक्रियाओं में, ठीक है, अनेक रासायनिक अभिक्रियाओं में अगर बाहर से कुछ पदार्थ मिला दें, बाहर से कोई सब्सटेंस मिला दें, तो उन अभिक्रियाओं की वेलोसिटी यानी कि अभिक्रियाओं का वेग चेंज हो जाता है, या तो ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा। क्लियर है? दोबारा बता रहा हूं, एक वैज्ञानिक था वर्जीलियस। वर्जीलियस ने कई रासायनिक अभिक्रियाओं में देखा अपने प्रयोगों के दौरान, एक्सपेरिमेंट के दौरान, कि अनेक अभिक्रियाओं में अगर तुम बाहर से कोई केमिकल सब्सटेंस, रासायनिक पदार्थ मिला दो, तो उन अभिक्रियाओं का वेग या तो बढ़ जाता है या घट जाता है, यानी कि या तो इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, देख लिया उसने। फिर उसने क्या किया, देखो ये तो किसने देख लिया? वर्जीलियस ने। तो इस आधार पर उत्प्रेरकों की परिभाषा दी गई। क्या दी गई? उत्प्रेरकों की एक परिभाषा दी गई कि वे रासायनिक पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर दे, क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक कहलाते हैं। दोबारा सुन लो, वे रासायनिक पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। क्लियर है? द कैटालिस्ट विच रिड्यूस द वेलोसिटी ऑफ ए रिएक्शन नोन एज कैटालिस्ट, यानी कि उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो किसी अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर दे, या तो कम कर दे या ज्यादा कर दे। ठीक है, और खुद अभिक्रिया में अंत तक क्या रहेंगे? अपरिवर्तित, यानी कि अभिक्रिया में भाग नहीं लेंगे, नहीं अभिक्रिया में कुछ काम करेंगे, केवल एक काम है इनका, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाना या घटाना, लेकिन खुद अभिक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब इनका मतलब समझो, जैसे एक अभिक्रिया है N2 प्लस 3H2। क्या है? N2 प्लस 3H2। सब जानते हो हैबर अमोनिया विधि है। क्या बनेगा? अमोनिया बन गया। तो अगर इस अभिक्रिया में मैं Fe मिला दूं आयरन, तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, यानी कि अभिक्रिया की वेलोसिटी, रिएक्शन वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो अब ये जो Fe है, इसे बोलेंगे उत्प्रेरक। क्या बोलेंगे? उत्प्रेरक। क्यों बोलेंगे? क्योंकि उत्प्रेरक को तुमने बाहर से मिला है। ठीक है, अब देखो
ये क्रियाकारक रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट आर। क्या Fe2 के से क्रिया कर रहा है? क्या नहीं कर रहा। क्या Fe हाइड्रोजन से क्रिया कर रहा है? क्या नहीं कर रहा। क्या Fe अमोनिया से क्रिया कर रहा है? क्या नहीं कर रहा। यानी कि उत्प्रेरक ना तो रिएक्टेंट से रिएक्शन कर रहा है ना प्रोडक्ट से रिएक्शन कर रहा है, यानी कि सिंपल सा ये अभिक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, अभिक्रिया में भाग नहीं ले रहा। क्योंकि अगर अभिक्रिया में भाग लेता तो उत्पाद बनता, ये यह क्रिया करता, इससे तो क्रिया करता, लेकिन ये सिर्फ अभिक्रिया में गया, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाया और बस। यानी कि जैसे Fe स्टार्टिंग में तुमने लिया था, जैसे तुमने लिया 0.5 पर मोल, ठीक है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, यानी 1 लीटर में तुमने डाला 0.5 मोल, तो अभिक्रिया खत्म होने के बाद यानी कि अमोनिया बनने के बाद भी Fe क्या रहेगा? 0.5 मोल पर लीटर। समझे? यानी कि उत्प्रेरक अंत तक अपरिवर्तित रहेगा, उसके द्रव्यमान में, उसके संगठन में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। केवल उत्प्रेरक काम आते हैं अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करने में, या तो इंक्रीज करने में या डिक्रीज करने में। तो इस आधार पर उत्प्रेरक की परिभाषा दे दी गई कि वे रासायनिक पदार्थ जो किसी अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर दे उत्प्रेरक कहलाते हैं, तथा स्वयं अंत तक अपरिवर्तित रहते हैं, उनमें खुद में कोई चेंज नहीं होता। ऐसे पदार्थ क्या बोलेंगे? उत्प्रेरक। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं तुम सबको समझ में आ चुका होगा उत्प्रेरक क्या है। यानी कि केवल अभिक्रिया के वेग को या तो बढ़ा दे या घटा दे, खुद अभिक्रिया में भाग नहीं लेंगे। क्लियर है? तो देखो अभी नोट मत करो, ठीक है, मैं बता दूं तब नोट करना होगा। अब देखते हैं उत्प्रेरकों के प्रकार। टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट। टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट। क्लियर है? तो देखते हैं। अब मैं एक फ्लो चार्ट बना रहा हूं, उस फ्लो चार्ट के माध्यम से हम एक एक को ब्रीफ में समझेंगे और फिर डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट। देखो बेटा मैं फिर कह रहा हूं, पहले भी जब अपनी 2 महीने लगातार क्लास ऑनलाइन चली थी तब भी मैंने कहा था इंग्लिश पे ध्यान दो। इंग्लिश बहुत ही जरूरी लैंग्वेज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। ठीक है, तो आज भी मैं इंग्लिश में ही बात करूंगा, यानी इंग्लिश में ही पढ़ेंगे अपन, हिंदी में समझ में आ जाएगी। मैं हिंदी भी बताऊंगा, इंग्लिश भी बताऊंगा, लेकिन मैं यूज क्या करूंगा? इंग्लिश करूंगा। क्यों? अच्छी लैंग्वेज है, जल्दी से लिखा भी जाता है आराम से। ठीक है, और लिखने से क्या होगा? तुम्हारी एफिशिएंसी बढ़ेगी इंग्लिश को जानने के लिए। तो जनरली 2 टाइप के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट एंड सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल एक्शन। ठीक है, जनरली कैटालिस्ट आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल एक्शन या ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन, यानी कि पदार्थ की बाह्य अवस्था के आधार पर, ठीक है, और क्रिया करने के आधार पर। समझ गए मतलब? अब ये भी 2 टाइप के। समांगी, इंग्लिश में बोलेंगे होमोजीनियस। सेकंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस हिंदी में बोलेंगे समांगी और हेट्रोजीनियस को बोलेंगे विषमांगी। पढ़ रखा तुमने सबने 10th क्लास में, मैं तो बस तुम्हें केवल याद दिला रहा हूं, तुमने सबने पढ़ रखा है। ये 4 टाइप के। पॉजिटिव, अब पॉजिटिव की हिंदी बताऊंगा क्या बेटा? धनात्मक। ठीक है, सेकंड नेगेटिव, सब जानते हो, ऋणात्मक। इतनी तो इंग्लिश आती होगी तो मैं तुमसे उम्मीद कर ही सकता हूं। थर्ड ऑटो कैटालिस्ट, ऑटो ऑटो नहीं जो चलता है, ऑटो यानी अपने आप। ठीक है, और फोर्थ बायो कैटालिस्ट, जैव उत्प्रेरक।
क्लियर है? अब ये फ्लो चार्ट एक बार बना लो, तो ये फ्लो चार्ट ऐसा मेथड है जिससे चीजें आराम से याद हो जाती हैं। तो एक बार अपनी कॉपी में सब बना लो। देखो कई बच्चे रहते हैं यार नोट्स आ जाएंगे, हम तो कल देख लेते हैं, नोट्स आ जाएंगे तो उनको उतार लेंगे। बेटा नोट्स कॉपी करने में बहुत टाइम लगता है, हमें नोट्स बनाने में बहुत टाइम लगता है, क्या क्या चीजें लिखनी है, क्या क्या चीजें नहीं लिखनी है, सब सोचना पड़ता है, उसके टाइम चाहिए, टाइम भी लगता है उसमें। तो अब तो नोट्सों के भरोसे बैठ रहो कि सर कब पीडीएफ फाइल डालेंगे, कब हम लिखेंगे, तो हो सकता है पीडीएफ फाइल आने में 2 दिन लगे, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन लग सकते हैं। क्यों? सोचना पड़ता है लिखने से पहले। ऐसा थोड़ी हर चीज लिख के दे देंगे कि पूरी बुक छाप के लिख के दे दिया, नहीं, ठीक है, अपने मन से भी चीजें डालनी होती है। तो ये तुम इतने फ्लो चार्ट बना लो, लिख लो, ताकि याद रहे कि टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट 2 टाइप के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल एक्शन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट 2 टाइप्स के, होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल एक्शन 4 टाइप्स, पॉजिटिव, नेगेटिव, ऑटो एंड बायो। तो प्लीज इसको नोट कर लो एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब अपन एक एक के बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। फर्स्ट पढ़ेंगे हम होमोजेनियस यानी कि समान। फर्स्ट देखो, समांगी होमोजेनियस क्या है? इसको समझने से पहले कुछ चीजें बता रहा हूं भाई। एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, एक केमिकल रिएक्शन होती है। उस केमिकल रिएक्शन में केवल 3 ही ऑब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहला रिएक्टेंट, क्रियाकारक, सेकंड तुम्हारा प्रोडक्ट, और थर्ड होता है तुम्हारा कैटालिस्ट। भाई 3 ही फैक्टर होते हैं। एक रासायनिक अभिक्रिया 3 से मिलकर बनी होती है, यानी कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कंपोजिशन क्या है? 3 कंपोजिशन है, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटालिस्ट। इन 3 से मिलकर किसका निर्माण होता है? रासायनिक अभिक्रिया का। इन्हें बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ रासायनिक केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया के अवयव, क्रियाकारक, उत्पाद, उत्प्रेरक। अब देखो, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में, अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में रिएक्टेंट की भौतिक अवस्था यानी फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्शन, प्रोडक्ट की भौतिक अवस्था यानी कि फिजिकल स्टेट ऑफ प्रोडक्ट, एंड कैटालिस्ट उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था फिजिकल स्टेट ऑफ कैटालिस्ट, तीनों सेम हो, तो इस कैटालिस्ट को बोलेंगे समांगी उत्प्रेरक, और इस प्रोसेस को बोलेंगे समांगी उत्प्रेरण, होमोजेनियस कैटालिसिस। क्लियर है? दोबारा देख लो, अगर किसी अभिक्रिया में रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट यानी कि क्रियाकारक की भौतिक अवस्था यानी कि सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, कैटालिस्ट की फिजिकल स्टेट सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। अगर रिएक्टेंट भी सॉलिड, प्रोडक्ट भी सॉलिड, कैटालिस्ट भी सॉलिड, तो क्या होगा? समांगी उत्प्रेरक। अगर रिएक्टेंट भी लिक्विड, प्रोडक्ट भी लिक्विड, कैटालिस्ट भी लिक्विड, तो भी क्या होगा? समांगी। ये भी गैस, ये भी गैस और ये भी गैस, तो भी क्या होगा? समांगी। समझ गए? यानी कि जब अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं समान हो, तो इस उत्प्रेरक को बोलेंगे समांगी उत्प्रेरक, तथा इस प्रोसेस को बोलेंगे, इस प्रक्रिया को बोलेंगे समांगी उत्प्रेरण। ठीक है, डन। अब एग्जांपल देखते हैं कि कैसे अपन पहचानेंगे कि कोई समांगी प्रोसेस है या नहीं है। अब देखो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसको, तो देखो, इन a chemical reaction if reactant, product and catalyst are in same physical state, that known as homogeneous catalyst, and the process is known as homogeneous catalysis। सिंपल सी इंग्लिश, ठीक है ना, डरने की जरूरत नहीं इंग्लिश से, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, सबसे बढ़िया लैंग्वेज इंग्लिश। अब देखो ध्यान से,
ये लो, इस गैस को सब तुम जानते हो, सल्फर डाइऑक्साइड। मैंने बोल क्या दिया, गैस होती है, तो आज यहां क्या लगा दो, जी लगा दी इसके आगे, G4 यानी गैस के फॉर्म में। ऑक्सीजन किसके फॉर्म में है, गैस के फॉर्म में। ये लो, SO2 के मैंने कितने मोल ले लिए, 2 मोल ले लिए। अब देखो, 2 तो सल्फर और 2 ये ऑक्सीजन, 2 दूनी 4 ये, टोटल कितने ऑक्सीजन, 6। यानी सल्फर डाइऑक्साइड का क्या करा रहे हो, ऑक्सीडेशन। भाई ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन से जुड़ना, तो क्या बनता है, 2SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। देख लो, यहां भी 2 सल्फर है, 6 ऑक्सीजन है, अभिक्रिया बैलेंस है, रिएक्शन बैलेंस है, ठीक है। ये भी गैस, तो यहां से तुम्हें 2 चीजें दिख गई कि जितने अभिकारक है उनकी फिजिकल स्टेट क्या है, गैस। उत्पाद है उनकी फिजिकल स्टेट क्या है, गैस। क्लियर है। अब मैंने इसमें बाहर से उत्प्रेरक मिला दिया, नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या मिला दिया, नाइट्रिक ऑक्साइड। ये भी क्या है, गैस। क्या है, गैस। अब तुम सबको दिख रहा है कि अभिकारक भी गैस, उत्पाद भी गैस, प्रोडक्ट और कैटालिस्ट भी गैस, रिएक्टेंट भी गैस, प्रोडक्ट भी गैस, कैटालिस्ट भी गैस। तीनों की भौतिक अवस्थाएं, तीनों की फिजिकल स्टेट सेम है या नहीं है, सेम है भाई, गैस ही गैस है। तो ये अभिक्रिया क्या हो जाएगी, समांगी अभिक्रिया, यानी कि समांगी उत्प्रेरण हो गया, और इसको क्या बोलेंगे, समांगी उत्प्रेरक। दैट्स इट। उम्मीद करता हूं समझ में आ चुका होगा। क्लियर है। आगे चलें। अब इस रिएक्शन को नोट करो, ठीक है, ताकि याद रहे। अब हम आगे चलते हैं और अब पढ़ेंगे हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट। कई स्टूडेंट्स तो समझ गए होंगे कि विषमांगी क्या होगा, ठीक है। तो देखो, हेट्रोजीनियस विषमांगी, विषमांगी सिंपल सा, रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट और ये कैटालिस्ट। अभिक्रिया के 3 भाग। अगर तीनों की फिजिकल स्टेट सेम ना हो तो क्या, विषमांगी उत्प्रेरक, और अभिक्रिया क्या कहलाएगी, विषमांगी उत्प्रेरण। ठीक है, दोबारा सुन लो। अगर तीनों में से किसी की भी फिजिकल स्टेट सेम ना हो, यानी कि मतलब समझो, जैसे मान लो ये रिएक्टेंट सॉलिड है, ये प्रोडक्ट भी सॉलिड है, अगर कैटालिस्ट लिक्विड है तो भी क्या, विषमांगी। अगर ये गैस, ये गैस, ये एल, तो भी क्या, विषमांगी। ये एल, ये एल, ये गैस, यानी तीनों में से कोई भी एक अगर दो से डिफरेंट है, यानी फिजिकल स्टेट तीनों की समान नहीं है, तो उसे क्या बोलेंगे, विषमांगी उत्प्रेरक। और यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, विषमांगी उत्प्रेरण। ठीक है, जस्ट होमोजीनियस का उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो, क्या बन जाएगा, हेट्रोजीनियस। उम्मीद करता हूं समझ में आ चुका होगा अच्छे से कि विषमांगी क्या है। एग्जांपल को ये लो एग्जांपल, N2 3H2 tends to 2NH3। नाइट्रोजन क्या होती है, गैस। हाइड्रोजन क्या होती है, गैस। अमोनिया क्या होती है, गैस। मैंने इसमें बाहर से उत्तर मिला दिया Fe। अब आयरन, लोहा कैसा होता है, सॉलिड। भाई लोहा सब में देख रखा है, घर में सब में लोहा, घर सबके घर में लोहे यूज हो रहे होंगे। सरिया लग रहा होगा, सरिया कैसा, लिक्विड है, गैस है, सॉलिड है, सॉलिड है। ये लो, लोहा कैसा है, सॉलिड। तो अब ध्यान से देखो, अभिकारक कैसे, गैस। अमोनिया कैसा, गैस, यानी कि उत्पाद भी गैस, लेकिन कैटालिस्ट क्या है, सॉलिड। तो क्या तीनों की फिजिकल स्टेट सेम है, क्या, नहीं। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, विषमांगी उत्प्रेरक, यानी कि विषमांगी अभिक्रिया या विषमांगी उत्प्रेरण। वो बात एक ही है। उत्प्रेरक क्या बोलेंगे, विषमांगी उत्प्रेरक। यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, विषमांगी उत्प्रेरण, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। बस ये तुम्हारे किसके बेस पे हो गए, बाह्य अवस्था के आधार पर, फिजिकल स्टेट के आधार पर, बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट।
टू टाइप, होमोजेनियस, हेट्रोजेनियस। इसको नोट कर लो एग्जांपल। ठीक है, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन सबसे पहले पढ़ेंगे पॉजिटिव। नाम धनात्मक उत्प्रेरक है क्या? वे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दे, वेग को इंक्रीज कर दे, क्या बोलेंगे? पॉजिटिव कैटालिस्ट, धनात्मक उत्प्रेरक। यानी वे बाह्य पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दे, उसको इंक्रीज कर दे, उसे क्या बोलेंगे? धनात्मक उत्प्रेरक, पॉजिटिव कैटालिस्ट। क्लियर है? एग्जांपल देखो, वो अभी लिखा था N2 + 3H2 टेंड्स टू 2NH3, ये लिखा था। तो ध्यान से देखो, इसमें जो Fe था ये किसकी तरह वर्क कर रहा था? पॉजिटिव कैटालिस्ट। यानी कि अगर अभिक्रिया में Fe नहीं होगा तो अभिक्रिया धीरे धीरे होगी, लेकिन जैसे ही तुमने अभिक्रिया में 2 या 3 बूंद किसकी डाल दी? Fe की डाल दी, तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो अभिक्रिया का वेग बढ़ रहा है, इसलिए Fe को क्या बोलेंगे? धनात्मक उत्प्रेरक। क्या बोलेंगे? धनात्मक उत्प्रेरक। अब कई बच्चों को मैंने बात चल रही होगी, सर हमें कैसे पता लगेगा कि कोई उत्प्रेरक इसका वेग बढ़ा रहा है या घटा रहा है? तो बेटा ऑब्वियसली बात है, घर पे एक्सपेरिमेंट तो कर नहीं सकते कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिला दिया, अमोनिया बन गया, बाहर से Fe डाल दिया। ये सब लैब में पता चलता है। हमें केवल ये रिएक्शन याद करनी है कि कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है। और वैसे तुम्हारे सिलेबस में 1 या 2 एग्जांपल है बस, तो Fe याद कर लो रिएक्शन। Fe कैसा है? धनात्मक उत्प्रेरक है। जैसे ही अभिक्रिया में डालते हो, अभिक्रिया जल्दी से होती है, इसका वेग जल्दी बढ़ जाता है, तो Fe क्या हो गया? धनात्मक उत्प्रेरक। ये सब चीजें लैब में होती हैं, कैसे बढ़ रहा है, कैसे घट रहा है, सब लैब में दिखाई देता है। ठीक है, और जस्ट इसका उल्टा क्या हो जाएगा? नेगेटिव कैटालिस्ट। यानी कि वे बाह्य पदार्थ जो किसी अभिक्रिया के वेग को क्या कर दे? कम कर दे, डिक्रीज कर दे, उसे क्या बोलेंगे? ऋणात्मक उत्प्रेरक, नेगेटिव कैटालिस्ट। एग्जांपल, ठीक है। अब देखो ध्यान से, परोक्साइड का अपघटन। अब पहली बात, ये परोक्साइड होता क्या है? परोक्साइड जिसमें ये बॉन्ड प्रेजेंट हो, इस बॉन्ड में मतलब जिसमें O2 - 2 इस फॉर्म में प्रेजेंट हो, उसे बोलेंगे परोक्साइड। क्या बोलेंगे? परोक्साइड। देखो कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, कई बार तुम्हारे सामने नाम आता है ऑक्साइड, कई बार नाम आता है पेरोक्साइड, और कई बार नाम आता है सुपर ऑक्साइड। तीनों में अंतर क्या है? ऑक्साइड में बेटा ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2, पेरोक्साइड में ऑक्सीजन होता है O2 - 2 के फॉर्म में, और सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है O2 - 1 के फॉर्म में। ये लो एग्जांपल ऑक्साइड का CO2, एक ऑक्सीजन पे कितने चार्ज? -2, तो 2 पे कितने? -4, तो X - 4 = +4। ये क्या होता है? कार्बन का ऑक्सीकरण अंक होता है। पेरोक्साइड H2O2, H का में ऑक्सीडेशन अंक निकालना है, नंबर निकालना है 2x। अब देखो O2 के फॉर्म में है, -2 फॉर्म में, तो -2 = तो X = +1, इसका मतलब भी क्या है? +1। सुपर ऑक्साइड KO2, पोटेंशियल का निकालना है X, O2 सुपर ऑक्साइड -1 फॉर्म में, X - 1 = 0, X = +1। ठीक है, ये था तुम्हारा ऑक्साइड, पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड। ठीक है, तो बेटा आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।